हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 3 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका द संडे एडिटोरियल में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स से इसको ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड और भी रिक्विजिट मटेरियल चाहिए तो भी आपके लिए टेलीग्राम चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आज के न्यूज़ आर्टिकल्स पर अगर हम एक बार ध्यान देते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल एज सच कुछ दिखता नहीं है। ये आपको पता ही है, कोविड से रिलेटेड इतने सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं कि इनको डिस्कस करना ना करना सब बराबर है। यहाँ पर ये सारे आर्टिकल्स भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आर्टिकल था थोड़ा इंपॉर्टेंट, बट उसको हमने ऑलरेडी अपने एडिटोरियल डिस्कशन में कवर कर रखा है पहले ही, इधर बीच 3-4 दिनों में, तो वो भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आज का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है स्टेम सेल से रिलेटेड। स्टेम सेल हमारी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, बट स्टिल चूंकि ये एक डेवलपमेंटल फेज़ में ये टेक्नोलॉजी है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हाल फिलहाल में पूछे जा सकते हैं। ऑलरेडी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2012 में ऐसा क्वेश्चन आया स्टेम सेल्स के ऊपर, और इवन 2020 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को हम फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास नॉलेज इतना हो जाए जिससे इन क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा बेसिक टॉपिक जो है वो स्टेम सेल से ही रिलेटेड होगा। हर एक डिटेल को जानने की कोशिश करेंगे जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई समा बांधने वाली बात। अब हम मुद्दे की बात करते हैं अपना। न्यूज़ में क्यों है ये स्टेम सेल्स? वैसे तो देखो, चाइना ने कोविड-19 के कुछ पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए स्टेम सेल थेरेपी का यूज़ किया था, बट कैसे किया था ये सारी बातें अभी तक न्यूज़ में है नहीं। फिलहाल स्टेम सेल्स यूजुअली हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। बेसिकली स्टेम सेल्स जो है ना, वो कैंसर को ट्रीट करने के लिए और कोई भी न्यूरो डीजनरेटिव डिसीजेज होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, चूंकि इन सबको ट्रीट करने का बहुत अच्छा थेरेपी हमारे पास नहीं है, ड्रग्स हमारे पास नहीं है जिनसे कि हम ऐसे डिसीजेस को ट्रीट करें, तो उसके लिए एक पोटेंशियल प्लेयर है इस फील्ड में, इस टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जिसको हम लोग स्टेम सेल थेरेपी बोल सकते हैं। तो इस पे बहुत सारे रिसर्च कंडक्ट हो रहे हैं। आगे के दिनों में और भी नए फेजेस में डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकता है स्टेम सेल थेरेपी के लिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार ये स्टेम सेल्स क्या होते हैं और उनके कितने टाइप्स हैं। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें समझ में आ जाएंगे। जैसे कि स्टेम सेल क्या है? एक अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है। हम लोगों की बॉडी, मेरी, आपकी, जितने भी लोग इर्द गिर्द घूम रहे हैं आपके, इवन पेड़ पौधे, जानवरों, सबके अंदर सेल्स होते हैं ना। हमारी बॉडी सेल से ही तो बनी है। अब यहाँ पर अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर होता है एक न्यूक्लियस, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द और भी इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, और भी ऐसे छोटे छोटे गोल्गी बॉडीज, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। फिर अंदर आता है न्यूक्लियस। जो हमारे काम की चीज़ है वो आज के डेट में ये है कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम्स, इतना तो आपको पता ही होगा। और क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे बहुत सारे प्रोटीन्स और डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं जिसको हम लोग जीन्स बोलते हैं, है ना। तो ये पूरा सीक्वेंस आपको पता है, क्रोमोसोम के अंदर हमें मिल जाएंगे जीन्स। अब आपने बहुत सारी साईफाई मूवीज़ देखी होंगी जिसमें जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो क्या ये जेनेटिक म्यूटेशन आज के डेट पर सक्सेसफुली हम देख सकते हैं क्या? चलो, जितना इसमें दिखाता है उतना तो नहीं देख सकते, लेकिन क्या ये गलत दिखाते हैं? नहीं, ये सही दिखाते हैं। लेकिन किस हद तक म्यूटेशन हो सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल स्टेम सेल क्या है? एक प्रकार का अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है जो कि किसी भी दूसरे टाइप्स ऑफ सेल्स में डेवलप करने की कैपेसिटी रखता है। हर सेल्स के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हार्ट बनाने का एक अपना सेल होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे लंग्स में अपना कुछ एक सेल है, अपने टाइप का एक सेल है। जो हमारा ब्रेन है उसमें ब्रेन वाले सेल्स हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल होते हैं। लेकिन ये बनते कैसे हैं? आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर से आया होगा। देखो, सिंपल सी बात है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन में हमें पता है कि एक स्पर्म और एक एग का फ्यूजन होता है और इससे हमारे बनते हैं एक सिंगल सेल, इतना तो आपको पता ही होगा प्रॉपर। और ये जो एग और स्पर्म के मिलने के बाद जो हमें सेल मिलता है, उस एक सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं? जाइगोट। इतना भी आपको पता हो सकता है। देखो यहां पर इसको देखना आप, ये एक सेल है। ये सेल ना धीरे धीरे डिवाइड होता है और डिवाइड होके मल्टीपल सेल्स में बनता है। अब जैसे कि पहली बार जब ये सेल डिवाइड होगा तो 2 पार्ट में होगा, 2 से 4 में डिवाइड हो जाएगा,
4 से 16 में डिवाइड होगा, 16 से 32 में डिवाइड होगा। ऐसे करते करते बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है और एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें ये जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस है, मतलब कि एक तरफ तो हमारा जाइगोट जो कि एक सिंगल सेल का है और इसी में डिवाइड हो के बहुत सारे सेल्स जब बन जाए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एम्ब्रियो। इतना भी बात क्लियर हो गया। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये स्टेम सेल्स में काम आएंगे अभी हमारे। तो जाइगोट और एम्ब्रियो के बाद कुछ काइंड्स ऑफ सेल्स हमें देखने पड़ेंगे। अब जैसे ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेम सेल्स एक्चुअल में हर जगह आपको लिविंग बींग्स में मिल सकते हैं, एनिमल्स में, प्लांट्स में, हर जगह मिलते हैं। तो जब भी ये हमारे अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स वापस से डिफ्रेंशिएट मतलब कि डिवाइड होते होते किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाते हैं ना, तो वो मैच्योर सेल्स कहलाते हैं। और ये मैच्योर सेल्स हमारे किसी न किसी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द बॉडी से बिलोंग करता है। जैसे कि ब्रेन के अंदर में ब्रेन वाले सेल्स होंगे, लंग्स के अंदर में लंग्स वाले सेल होंगे, लेकिन बना किससे ये सब बना एक सिंगल सेल से जिसका नाम था जाइगोट। अब यहाँ पर इसी के बेसिस पर बहुत सारे टाइप्स हम क्लासिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दो मेन प्रॉपर्टीज स्टेम सेल्स की पता होना चाहिए। एक होती है सेल्फ रिन्यूअल की और एक होती है पोटेंसी की। ठीक है, सेल्फ रिन्यूअल का क्या मतलब है कि ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं, अपने जैसे कई सारे प्रोड्यूस कर सकते हैं डिवाइड होके। तो अभी हमने वीडियो में भी देखा इस चीज़ को कि एक सेल डिवाइड होके अपने जैसे कितने सारे सेल्स में धीरे धीरे चेंज हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। तो ये है सेल्फ रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट। अब जैसे हमारी स्किन की सेल है, तो आपको लगता है कि जो बचपन में हमारी स्किन की सेल होगी वही स्किन की सेल आज भी हमारे पास है? बिल्कुल भी नहीं। ये जान के हो सकता है कि आपको आश्चर्य हो कि हर महीने हमारी जो स्किन की सेल्स होती हैं वो नई आ जाती हैं। सांप को देखा है, स्नेक का पूरा जिसको हम लोग देसी भाषा में केचुली बोलते हैं ना, तो वो स्किन पूरा का पूरा शेड कर देता है, शेड ऑफ करता है। तो हमें पूरा उसका एक सांप का एक सिंगल सेल दिखता है और सांप इसके आगे बाहर निकल जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हमारी स्किन के सेल्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में, अभी आप ये लेक्चर पढ़ रहे हो ना, तो भी कई सारे सेल्स इसमें से मर जाएंगे और कई सारे सेल्स पैदा होके उस जगह पर आ जा रहे हैं। तो ये सेल्फ रिन्यूअल के कॉन्सेप्ट में आता है। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट है, एक फंक्शन है, एक प्रॉपर्टी है पोटेंसी। पोटेंसी एक ऐसी कैपेसिटी है जिसके अंदर ये जो मैच्योर सेल्स कई जगह पर डिफ्रेंशिएट होकर अलग अलग फंक्शन दिखाते हैं, है ना। तो ये जब स्टेम सेल्स एक स्टेज होगा जिसमें ये टोटीपोटेंट कहलाएंगे, कुछ एक स्टेज होगा जिसमें ये प्लूरीपोटेंट कहलाएंगे। तो क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा बनते हैं कि टोटीपोटेंट सेल कब बनेगा। टोटीपोटेंट सेल एक्चुअल में जाइगोटिक सेल से बनता है और प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स किससे बनेंगे? एम्ब्रियोनिक सेल से बनते हैं। अब इसका मतलब क्या है? सुनने में तो बहुत टफ लग रहा है, बट कोई बात नहीं, इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि टोटीपोटेंट स्टेम सेल क्या होता है। इसको मैं एक बार लिख भी देता हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। टोटीपोटेंट स्टेम सेल एक्चुअल में किसी भी चीज़ में रीजनरेट हो सकता है, इसके पास अथाह कैपेसिटी है। अब आप बोलेंगे कि क्या सर एक ह्यूमन सेल प्लांट सेल में भी रीजनरेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसके अंदर ये रीजनरेटिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि आज तक हम इसका पोटेंशियल समझ ही नहीं पाए हैं और इनफैक्ट इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, ये टोटीपोटेंट सेल किसी भी चीज़ में रीजनरेट कर सकता है। ये वही टोटीपोटेंट सेल की बात कर रहे हैं जो एक सिंगल जाइगोटिक सेल था। ठीक है, अब ये आपने देखा होगा ना मूवी में, जैसे साईफाई मूवीज़ की भी मैं बात कर रहा था, हल्क है, या फिर सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल आप ग्रूट ले सकते हो। ग्रूट को जानते होगे ना आप लोग। ग्रूट एक पौधे नुमा, कुछ एक इंसान रूपी, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। वो एक पेड़ पौधे जैसा, स्टेम जैसा होता है, जड़ों जैसा दिखता है, जड़ जैसा, लेकिन वो उसके आँख नाक मुंह कान सब है और बढ़िया से वो पूरा एक्ट करता है। तो ये जो ग्रूट का कैरेक्टर है, क्या वो एक्चुअल में पॉसिबल हो सकता है? देखो, पॉसिबल होने को तो हो सकता है, साइंस इसके पीछे है, और इसके लिए टोटीपोटेंट सेल जो कि ह्यूमन का सेल हो उसको रीजनरेट कराना पड़ेगा प्लांट के सेल में। तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं। क्या वुल्वरीन पॉसिबल है? क्या बिल्कुल पॉसिबल है। जो एक आपने एक्समैन मूवी में देखा होगा, जो फेस शिफ्टर है, मतलब किसी भी चेहरे में अपने आप को ढाल लेती है, तो क्या वो पॉसिबल है? वो भी पॉसिबल है। टोटीपोटेंट सेल से कुछ भी पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटीज़ अथाह हैं इसकी, इतनी है कि हम खुद भी नहीं समझ सकते। तो टोटीपोटेंट सेल क्या होगा? एक ऐसा स्टेम सेल जो कि किसी भी लिविंग बीइंग में कन्वर्ट हो सकता है, रीजनरेट हो सकता है, रीजनरेट इनटू एनीथिंग, दैट विल बी नोन एज टोटीपोटेंट स्टेम सेल। इसी का एक जुड़वा भाई है, उसका नाम है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। अब ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल क्या होता है? ये भी किसी में रीजनरेट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं।
इसके सर्टेन लिमिटेशन है। जो इसकी पोटेंसी है, इसकी पोटेंसी अनलिमिटेड है, इसकी पोटेंसी थोड़ी लिमिटेड है। थोड़ी लिमिटेड कितनी लिमिटेड है? देखो, जब भी ये जाइगोट डिवाइड हो के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर हम इसको ब्लास्टोसिस्ट फेज बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट, जिसको नहीं पता होगा, बस ऐसे नाम है, आपको पता होने चाहिए एक्चुअल में, कि कभी सुनो तो एकदम से ना लगे कि ये क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ब्लास्टोसिस्ट फेज में एम्ब्रियो डेवलप हो गया हमारा। अब एम्ब्रियो में बहुत सारे सेल्स हो गए इस तरीके से। तो अब ये बहुत सारे सेल्स के पास रीजनरेट इनटू एनीथिंग वाली कैपेसिटी नहीं है। इसके अंदर कुछ लिमिटेड पोटेंसी है। कैसी पोटेंसी है? कि ये डिफरेंट ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो सकता है। एक प्लूरीपोटेंट सेल ब्रेन वाले सेल्स में भी डेवलप हो सकता है, एक प्लूरीपोटेंट सेल लंग्स वाले सेल में भी डेवलप हो सकता है, और हमारे स्टमक के सेल्स में डेवलप हो सकता है, हार्ट के सेल्स में डेवलप हो सकता है, इंटेस्टाइन के सेल्स में डेवलप हो सकता है। तो प्लूरीपोटेंट सेल के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में रीजनरेट हो सकता है। टोटीपोटेंट सेल दे कैन रीजनरेट इनटू एनीथिंग, लेकिन प्लूरीपोटेंट सेल क्या है? दे कैन रीजनरेट इनटू सम डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है। अब इसके बाद एक और पोटेंसी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपोटेंट सेल। ठीक है। मल्टीपोटेंट क्या होता है? क्या इसमें किसी भी ऑर्गन्स में डेवलप करने की पोटेंसी है? नहीं, इसकी पोटेंसी लिमिटेड है। जैसे कि मल्टीपोटेंट सेल को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसका नाम है सोमैटिक सेल। सोमैटिक मतलब जानते हो क्या होता है? सोमैटिक जब भी कहीं पर वर्ड देखोगे तो इसका मतलब होता है बॉडीली सेल। बॉडीली सेल में क्या आ सकता है? स्किन सेल्स आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो एक स्किन सेल क्या है? एक स्किन सेल कुछ नहीं है बल्कि एक मल्टीपोटेंट सेल है। एक स्किन सेल मल्टीपोटेंट सेल है जो कि स्किन सेल्स में ही रीजनरेट हो सकता है। तो क्या लंग्स का सेल भी मल्टीपोटेंट सेल है? बिल्कुल, लंग्स का सेल भी मल्टीपोटेंट सेल है, क्योंकि ये लंग्स वाले सेल में रीजनरेट हो सकता है। इसी तरीके से हार्ट का जो अभी डेवलप्ड, फुल्ली डेवलप्ड हार्ट है, उनका सेल जो भी होगा वो सब मल्टीपोटेंट सेल होगा, क्योंकि अब इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि ये किसी भी ऑर्गन में डेवलप हो सके। हार्ट का सेल जो होगा वो स्टोमक के सेल में नहीं रीजनरेट कर पाएगा। स्किन का सेल जो है वो हार्ट के सेल में रीजनरेट नहीं कर पाएगा। ये इसकी पोटेंसी की लिमिटेशंस हैं। तो 3 टाइप ऑफ स्टेम सेल्स आपको समझ में आ गया, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट। अब एक और है जिसको हम लोग अभी आज के नए साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसका नाम है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल। अब इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल क्या है? ये एक ऐसा बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक ऐसा इन्होंने मैकेनिज्म इजाद कर लिया है जिससे कि मल्टीपोटेंट सेल को हम लोग वापस से, जैसे कि समय में पीछे जाके किसी ने इसको प्लूरीपोटेंट सेल में कन्वर्ट कर दिया हो, वो मल्टीपोटेंट सेल को इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल हम कहते हैं। मतलब कि इसमें कुछ बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, वो ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि मेरे और आपके परे से बाहर है, मतलब हमारे समझ में नहीं आने वाला है और हमारी यूपीएससी के डिमांड में भी नहीं है। आपको इतना समझना है कि इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल ऐसा मल्टीपोटेंट सेल है जिसको वापस से प्लूरीपोटेंट सेल में चेंज कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है। अब ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हम आज के ज़माने में अपने ही स्किन का सेल निकालें, उसको हम लोग इंड्यूस करके वापस से प्लूरीपोटेंट में कन्वर्ट करें और फिर उससे ब्रेन बना लें, हार्ट बना लें। तो सुनने में तो बड़ा फैंसी लगता है। तो क्या ये अभी पॉसिबल है ऐसा करना? नहीं, अभी पॉसिबल नहीं है ऐसा करना, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी भी एडवांस नहीं हुई है। लेकिन क्या ये ऐसा होना पॉसिबल है? बिल्कुल, फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है जिससे कि हम ऐसे सेल्स को डेफिनेटली डेवलप कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 3 टाइप्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। एट द सेम टाइम हमने जाइगोटिक सेल, एम्ब्रियोनिक सेल और हमने नॉर्मल अपने सोमैटिक सेल की बात की, जो कि अलग अलग स्टेजेस ऑफ स्टेम सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो जिसको भी कन्फ्यूजन होगा ना, वो इन सब चीज़ों को आराम से अभी PDF में आपको मिलेगा, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेम सेल्स सोर्स कहाँ से होते हैं, तो ये भी हमने देख लिया कि स्टेम सेल्स कहीं से भी निकल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। स्टेम सेल्स अम्बिलिकल कॉर्ड से भी बन सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड से भी बन सकता है, प्लासेंटा के अंदर से भी बन सकता है, ब्लास्टोसिस्ट जो हमने बताया था, ब्लास्टोफेज हमने जिक्र किया था इसका, तो ये एक ऐसा फेज है, वहाँ से भी डेवलप हो सकता है। और हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं। हेमेटोपोइटिक सेल स्टेम सेल जो होते हैं वो ब्लड सेल्स को रीजनरेट करते हैं। ये हमें मिलते हैं अपने हड्डियों के अंदर, बोन मैरो में, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। स्टेम सेल बैंकिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आजकल के मेडिसिनल एक्सपर्ट्स
स्टेम सेल्स को कलेक्ट करने की बात करते हैं। अब ये क्या है और इसके पीछे क्या दुविधाएं हमारे मन में है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। स्टेम सेल्स यूज कैसे आते हैं? देखो, स्टेम सेल थेरेपी होती है, ठीक है। स्टेम सेल थेरेपी का क्या मतलब है? मान लो कि आज एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम है फैंटम, ठीक है। अब ये जो फैंटम है, आगे चल के जब ये बड़ा होता है, 20 साल की उम्र में पहुंचता है, तो इसको समझ में आता है वो इसका लीवर फेल हो रहा है, अब लीवर जवाब दे रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट की बात आ जा रही है, तो अब अपना लीवर इसको कौन देगा? बड़ी समस्या है। लेकिन अगर फैंटम जब पैदा हुआ था, आज ही डॉक्टर ने इसका एक स्टेम सेल निकाल के रख लिया होगा। मान लो जाइगोटिक सेल तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली एम्ब्रियोनिक सेल तो रख सकते हैं। तो एम्ब्रियोनिक सेल इसका एक अगर रख लिया डॉक्टर्स ने आज और उसको स्टोर करके रख लिया, तो ऐसी टेक्नोलॉजी अभी है कि हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आगे चल के जब 20 साल बाद कभी फैंटम को लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होगी, तो फैंटम उसी डॉक्टर के पास जाएगा, बोलेगा भैया आप हमें एम्ब्रियोनिक सेल हमारा जो रखा था उससे अब हमें एक लीवर डेवलप करके दे दो, मुझे ट्रांसप्लांट कराना है। तो अब ये सुविधाएं पॉसिबल हो सकेंगी, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेम सेल थेरेपी। अब इसी तरीके से बहुत बार लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं अपना, तो वहाँ पर भी स्टेम सेल थेरेपी या यूज़ हो जाएगी। सिमिलरली ल्यूकेमिया जैसी चीज़ें हैं, कंडीशन है, वहाँ पर भी हो जाएगा। अभी हमने देखा चाइना में कोविड पेशेंट्स को भी इसी से ट्रीट किया गया है। इवन H7N9 एवियन फ्लू जो है, वहाँ पे न्यू ड्रग्स की एफिकेसी टेस्ट करने के लिए, कितना सेफ है वो भी टेस्ट करने के लिए काम आ सकता है। तो ये सब चीज़ें स्टेम सेल्स की एप्लीकेशन में आएंगा। और यूजुअली जो कॉन्सेप्ट हमारा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो इनके बेसिक्स और इनके एप्लीकेशन का मिक्सचर पूछता है, वो भी अभी हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। स्टेम सेल्स को यूज़ करने का कंसर्न क्या है? देखो, कंसर्न यही है कि हम लोग इतनी सारी चीज़ें जो यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, इसका फ्यूचर में क्या रोल होगा? ये जो फैंटम 20 साल बाद अपने एम्ब्रियोनिक सेल से डेवलप करके इस स्टेम सेल से लीवर ट्रांसप्लांट करा तो लेगा, लेकिन ये लीवर कितना फंक्शन करेगा इसके बारे में अभी हमें जानकारी ही नहीं है। सिमिलरली पहले का जो एक कॉन्सेप्ट है डोनर और रिसिपिएंट का, हो सकता है कि आगे चल के इसका पूरा बिजनेस चलने लगे। जब ये बिजनेस चलने लगेगा तो इस पर डोमेस्टिक रेगुलेशन कौन करेगा? कॉमर्शियलाइजेशन हो जाएगा इसका ना। फिर तो कौन किसको डोनेट कर रहा है या फिर अपने लिए डॉक्टर्स कितना ज़्यादा एम्ब्रियोनिक सेल को रख रहे हैं, वो बहुत इशू आ जाएगा। और यहाँ पर तो दिक्कत ये भी है कि कॉमर्शियलाइजेशन में कहीं ना कहीं जाइगोटिक सेल का भी यूज़ होने लगेगा। जाइगोटिक सेल तो भैया टोटी पोटेंट है, टोटी पोटेंट मतलब कुछ भी करा लो उससे। अब टोटी पोटेंट सेल को अभी तक स्टोर करना लीगल नहीं है। क्यों? क्योंकि एथिकल नहीं है। क्योंकि आप जाइगोटिक सेल को रखते हो ना, तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर जाइगोट बन गया, मतलब कि जो फीमेल है उसने कंसीव कर लिया है, मतलब फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल रहा है, तो उसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग डेवलप हो चुका है। उस ह्यूमन बीइंग को हम मार नहीं सकते हैं। जाइगोटिक सेल को रखने का मतलब क्या है कि हमने उस ह्यूमन बीइंग को डेवलप ही नहीं होने दिया, कभी भविष्य में यूज़ होगा। तो यहाँ पर एथिकल कंसर्न्स भी आ जाते हैं। इवन ये जो IVF क्लिनिक्स होते हैं ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाले क्लिनिक्स, इनके अंदर भी कोई रेगुलेशन का इतना सादा दिखेगा नहीं। स्टेम सेल्स कहीं से भी कोई भी एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो कोई रेगुलेशन ही नहीं है ना इसके लिए। तो इसीलिए स्टेम सेल्स के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखो, सिंपल सी बात है, जो परेशानियां हैं उसको हम अगर रिजॉल्व कर दें तो उनका वे फॉरवर्ड बन जाएगा। तो जितने भी ऐसे साइंटिस्ट हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक डिफाइन कर दें। जो भी डॉक्टर्स, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं या फिर रिसर्च चल रहा है, उन सब के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप करने की बात है, जो कि सेंटर ऐसे रूल्स, नियम, कानून बना दे जो कि सबके ऊपर लागू हो। और हम बोल रहे हैं कि सेंटर ही क्यों बनाए, हम तो एक इंटरनेशनल लेवल पर बात कर सकते हैं ना, कि हम WHO से बात कर लें कि भैया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तुम बैठो, इसके बारे में सोचो और हमें गाइडलाइंस दो कि हर एक कंट्री को स्टेम सेल थेरेपी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें बनानी चाहिए। स्टेम सेल थेरेपी के ट्रायल्स का इफेक्ट क्या है उसको प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए हमें, ताकि हम जैसे स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को तो हम एकदम ने हमने हाइप क्रिएट कर दिया कि भाई टोटी पोटेंट सेल है, कुछ भी बना लो, लेकिन कितना पॉसिबल है पता तो तब चलेगा ना जब एक्चुअल में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। तो हमें थोड़ा इंकरेज करना चाहिए रिसर्च पर, साथ ही साथ जो इसके लिमिटेशंस हैं स्टेम सेल थेरेपीज़ पर, उस पर थोड़ा अवेयरनेस लोगों को देना चाहिए। और चूंकि अभी बहुत सारी चीज़ों में पता नहीं है, तो उसको भी संज्ञान में लेना चाहिए कि अभी इसकी पॉसिबिलिटी है। तो डॉक्टर अगर कोई आपको कंफ्यूज करता है तो आप ऐसा ना हो कि आप पता चला कि डॉक्टर के लिए एम्ब्रियो सप्लायर जैसा काम करने लगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये सारे सर्टिफिकेशंस की बात हम कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वे फॉरवर्ड्स आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करते हैं।
2012 का ये क्वेश्चन या 2002 का पहले देखते हैं। 2002 में क्वेश्चन पूछा गया कि स्टेम सेल रिसर्च के लेटेस्ट डेवलपमेंट के रेफरेंस में इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि स्टेम सेल्स को, ह्यूमन स्टेम सेल्स को केवल ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर ही स्टेम सेल कलेक्ट किया जा सकता है, सोर्स वही है। देखो हमने गलत बोल दिया, ये तो बात कर रहे हैं केवल प्लूरीपोटेंट सेल की। इसके अलावा हम टोटीपोटेंट सेल को भी देख सकते हैं, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स को भी देख सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। और मज़ेदार बात यह है कि इसके गलत होते ही हमारा आंसर भी आ गया, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट से। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि ब्लास्टोसिस्ट से जब हम लोग स्टेम सेल्स को डिराइव करते हैं तो उसमें कोई भी डिस्ट्रक्शंस नहीं होता। विदाउट कॉजिंग डिस्ट्रक्शन हम ब्लास्टोसिस्ट से स्टेम सेल को डिराइव कर सकते हैं, जो कि स्टेटमेंट गलत है। क्यों? अब ब्लास्टोसिस्ट में बहुत सारे सेल्स हैं। अब आपने मान लो एक छोटा सा पिन अंदर करके एक सेल निकाल भी लिया, तो भी इंसर्ट करना और इसको निकालना, इससे कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली डैमेज होगा। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि विदाउट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन द स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड, तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि स्टेम सेल्स रीजनरेट कर सकते हैं अपने आप को फॉरएवर, तो डेफिनेटली स्टेम सेल्स अपने आप रीजनरेट करते रह रहे हैं। अभी हमने देखा कि आज भी पढ़ते टाइम पता नहीं कितने आपके स्किन सेल्स रीजनरेट हो गए होंगे। चौथा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इंडियन रिसर्च सेंटर्स ने भी ऐसे बहुत सारे सेल लाइन्स डेवलप कर लिए हैं जिससे कि हम बहुत सारे टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ को डेवलप कर सकते हैं, तो ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है, आज के टाइम पर इतना कर लिया गया है। अब देखते हैं 2012 क्वेश्चन को। इसमें बोला गया कि स्टेम सेल्स के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेम सेल्स केवल और केवल मैमल से डिराइव हो सकते हैं, तो हमने पढ़ा नहीं भैया, कुछ भी प्लांट से भी कर सकते हो आप, तो गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत होते ही दो स्टेटमेंट हमारे बचते हैं, जिसमें से तीसरा स्टेटमेंट डेफिनेटली सही है। क्या बोलता है? स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल थेरेपीज। अब इससे आसान तो ना ही देता, बढ़िया, इससे अच्छा डेफिनेटली सही है भाई। अब ये कौन गलत कहेगा? तीसरा स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट पर पूरा दारोमदार गिर जाता है अब कि स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स। देखो बिल्कुल, अभी हमने देखा ना कि नए ड्रग्स की सेफ्टी कितनी है उन सबको देखने के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टिश्यू डेवलप कर लिया हो साइंटिस्ट ने, अब उस टिश्यू का किसी ड्रग्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है तो उसको वो चीज़ देख सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने कुछ लंग्स के टिश्यूज़ डेवलप किया, लंग्स का कोई मेडिसिन बनाया, उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे कि लंग्स के टिश्यूज़ को कोई हार्म तो नहीं पहुंचा रहा है। पूरा लंग्स डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन लंग्स का टिश्यू तो डेवलप कर ही सकते हैं ना। तो ऐसे ऐसे ड्रग थेरेपीज़ में उनकी स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है। तो डेफिनेटली 2 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर। फाइनली बढ़ते हैं हम अपने 2020 वाले क्वेश्चन पर। इसमें बोला गया है कि बताओ कौन सा सही है। इनका कहना है पहले स्टेटमेंट में कि जेनेटिक चेंजेस हम लोग वैसे सेल्स में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि एग और स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं प्रोस्पेक्टिव पेरेंट में। तो डेफिनेटली यार इतना तो कर ही सकते हैं फॉर श्योर। म्यूटेशन इसी का तो पूरा नाम है। अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। बिल्कुल कर सकते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जितने भी हमारे सेल्स होंगे उनको हम लोग जीनोम्स चेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तीसरा है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू एम्ब्रियो ऑफ ए पिग। तो हमने बोला कि देखो इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स है तो उसको हम लोग किसी भी जानवरों के एम्ब्रियो में पुट कर सकते हैं, ऐसा हमारे पास क्षमता है। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट भी सही है। 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी यूं ही ऐसा एक डिस्कशन में पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि साइंस एंड टेक का बेस्ट सोर्स क्या है, तो उसका किसी ने रिप्लाई दिया था डी ऑप्शन। तो ऐसा अब यूपीएससी थोड़ा सा मतलब ट्रेंड बना रहा है कि यूपीएससी में एक्चुअल में क्या होता है, एप्लीकेशन तो यार किसी भी चीज़ का कुछ भी हो सकता है। तो जब कुछ भी हो सकता है तो पता ही नहीं है ना एग्जामिनर को कैसे पता होगा कि नहीं इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का ये एप्लीकेशन नहीं हो सकता। तो ये पता करना बहुत मुश्किल है। तो जहाँ पर भी एप्लीकेशन की बात आती है तो वहाँ पर अथाह पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और उसमें लगभग हर एक चीज़ डेवलप हो ही जाती है। तो 1, 2, 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव जो है वो यूजुअली डी ऑप्शन होता है। तो इसके लिए भी डी ऑप्शन आप लेके चल सकते हो जब आप फंस जाओ तो, बट ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये ध्यान रखना। तो आज के डिस्कशन को यहीं पर एंड कर सकते हैं हम। आज हमने स्टेम सेल्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये बढ़िया लगा होगा, पसंद आया होगा और आप साइंस में और महारत हासिल करेंगे दिन पर दिन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।